जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करेंगे 14 जून 2025 के करंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। तो चलिए पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अहमदाबाद विमान दुर्घटना में एयर इंडिया का कौन सा विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है? आंसर हो जाएगा एयर इंडिया फ्लाइट AI-171। तो ये विमान जो है दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, तो इसको आप नोट कर लें क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए इस विमान हादसे के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। तो यह विमान हादसा कब हुआ है? 12 जून 2025 को। तो दोस्तों लगभग दोपहर में 1:30 बजे के लगभग ये विमान हादसा हुआ था और यह कहाँ हुआ है? अहमदाबाद के मेघानी नगर इलाके में। दोस्तों इसमें कौन सा विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है? तो एयर इंडिया की जो फ्लाइट थी AI-171, तो ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। इस विमान का मॉडल क्या था? बोइंग 787 ड्रीमलाइनर। तो ये इसका मॉडल भी आप याद रख सकते हैं। और ये जो विमान था ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा था? तो अहमदाबाद से लंदन जा रहा था, लेकिन इसकी यात्रा पूरी नहीं हो सकी है। इसमें कितने यात्री सवार थे? तो 242 लोग सवार थे, जिसमें 230 तो यात्री थे और 12 क्रू मेंबर थे। लेकिन दोस्तों इनमें से एक यात्री को छोड़ करके बाकी सभी लोगों की इस हादसे में मौत हो गई है। दोस्तों इस विमान ने किस एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी? तो जो सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है अहमदाबाद में, यहाँ से इसने उड़ान भरी थी लंदन के लिए। लेकिन कुछ ही दूरी पर जाकर के ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। इस विमान दुर्घटना में केवल एक यात्री जीवित बचता है। और आपको याद रखना है कि इस विमान दुर्घटना में जो गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री थे विजय रूपाणी, उनका भी निधन हुआ है। विजय रूपाणी जी के बारे में आपको ये याद रखना है कि यह 2016 से 2021 तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हैं। यहाँ पर आप विजय रूपाणी जी को भी देख सकते हैं, इनका संबंध बीजेपी से था। एयर इंडिया के कुछ बड़े हादसे भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे 1996 में चरखी दादरी हादसा हुआ था हरियाणा में, जिसमें 349 लोगों की मौत हो गई थी। एयर इंडिया फ्लाइट 182 अटलांटिक महासागर में दुर्घटनाग्रस्त हुआ था 1985 में, जिसमें 329 लोगों की मौत हुई थी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये बड़े हादसे हैं एयर इंडिया के। और अब ये 2025 में हुआ है अहमदाबाद में। एयर इंडिया के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो इसकी स्थापना 1932 में JRD टाटा के द्वारा की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसका स्वामित्व किसके पास है? टाटा समूह के पास है 2022 से। यह भारत की सबसे पुरानी और प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन कंपनी है। 1953 में भारत सरकार ने एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया था, यानी कि भारत सरकार ने इसको अपने अंडर में लिया था। और अब 2022 में टाटा समूह ने एयर इंडिया को फिर से अधिग्रहित किया था। अगला क्वेश्चन है, इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो ऑपरेशन राइजिंग लाइन शुरू किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इजराइल ने किस प्रकार से ईरान के कुछ क्षेत्रों पर, कुछ इलाकों पर हमला किया है। इसमें से कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो कि परमाणु ठिकाने हैं, जैसे तेहरान है, अराक है, ननताज है और इम्पहान है। तो ये 4 ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर परमाणु ठिकाने हैं ईरान के, और वहां पर इजराइल ने हमला किया है। तो इसी के लिए इजराइल ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो उसने ऑपरेशन राइजिंग लाइन शुरू किया है। दोस्तों इजराइल का कहना ये है कि जो ईरान है ये परमाणु हथियार बना रहा है और कभी ईरान इन परमाणु हथियारों का इजराइल पर इस्तेमाल कर सकता है, इसलिए वो अपनी सुरक्षा में ऐसा कर रहा है। देखिए इजराइल की अगर हम बात करें तो दोस्तों यह मध्य पूर्व भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर स्थित है। यरूशलेम इसकी राजधानी है। करेंसी है इजरायली न्यू शेकेल। 1948 में ब्रिटिश जनादेश समाप्त होने के बाद इजराइल एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। इजराइल के पड़ोसी देश लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और इजिप्ट हैं। गाज़ा पट्टी और वेस्ट बैंक भी इजराइल की सीमाओं से जुड़े हुए हैं, जो फिलिस्तीन के प्रशासनिक क्षेत्र हैं। ठीक है, तो गाज़ा में अभी युद्ध भी चल रहा है इजराइल के और हमास के बीच में। चलिए दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेशन डिस्कस करते हैं, जैसे ऑपरेशन सिंदूर। तो ये तो आपको याद ही रखना है। तो भारत सरकार के द्वारा पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ चलाया गया था, जिसमें पाकिस्तान के कुछ इलाकों पर अटैक किया गया था और आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया था। ऑपरेशन चक्र 5 की बात करें तो यह CBI के द्वारा डिजिटल अरेस्ट स्कैम के खिलाफ चलाया गया था। ऑपरेशन ब्रह्मा, इसमें भारत ने म्यांमार में भूकंप पीड़ितों की मदद की थी और उसमें मानवीय सहायता भी भेजी थी।
ऑपरेशन डेविल हंट की बात करें तो बांग्लादेश द्वारा देश को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे लोगों को गिरफ्तार करने के लिए चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अल्बिनिज्म जागरूकता दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो यह 13 जून को मनाया जाता है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय अल्बिनिज्म जागरूकता दिवस हर साल 13 जून को मनाया जाता है। 2014 से इसकी शुरुआत हुई है। इसका उद्देश्य अल्बिनिज्म से प्रभावित लोगों के मानवाधिकारों की रक्षा और भेदभाव के खिलाफ जागरूकता बढ़ाना है। 2025 की थीम है IAAD के 10 वर्ष सामूहिक प्रगति का एक दशक। ठीक है, तो ये थीम है, इसको आप नोट कर सकते हैं। बात करते हैं अल्बिनिज्म की, तो यह क्या है? तो यह एक आनुवांशिक बीमारी है जिसमें त्वचा और बालों और आँखों में मेलानिन की कमी हो जाती है। ठीक है, तो इन सभी बच्चों में मेलानिन की कमी हो गई, इसके कारण इनका जो पूरा शरीर है ना वो सफ़ेद हो गया है। ठीक है, और इनके बाल, आँख और इनकी जो त्वचा है ये पूरी सफ़ेद हो गई है। ठीक है, तो यह एक प्रकार की आनुवांशिक बीमारी है। तो इनके खिलाफ जो भेदभाव होता है उसे निपटने के लिए, उसके प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों, इसके कारण होता क्या है कि जो सूरज की रोशनी होती है उसके प्रति ये लोग काफ़ी संवेदनशील हो जाते हैं, दृष्टि से संबंधित समस्याएं हो जाती हैं और इसके अलावा इनमें स्किन कैंसर का खतरा भी बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, विंबलडन 2025 की कुल पुरस्कार राशि कितनी बढ़ा दी गई है? आंसर हो जाएगा 53.5 मिलियन पाउंड। यानी कि अब विंबलडन 2025 के दौरान जो कुल राशि दी जाएगी वो कितनी दी जाएगी? 53.5 मिलियन पाउंड की, यानी लगभग $73 मिलियन के आसपास ये राशि दी जाएगी। तो पुरुष और महिला एकल विजेताओं को 3 मिलियन पाउंड यानी लगभग 34.93 करोड़ रुपए प्रदान किए जाएंगे। तो ये विंबलडन की अब तक की सबसे बड़ी इनामी राशि है, इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। तो विंबलडन 2025 का जो आयोजन है यह 30 जून 2025 से 13 जुलाई 2025 तक किया जाएगा। अब आपके माइंड में सवाल होगा कि ये विंबलडन क्या है? तो दोस्तों, एक साल में जो 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, जिसमें पहला होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर होता है फ्रेंच ओपन, फिर होता है विंबलडन, फिर होता है US ओपन। तो इन 4 ग्रैंड स्लैम में से एक ग्रैंड स्लैम है कौन? विंबलडन। ठीक है, तो इसी की जो पुरस्कार राशि बढ़ाई गई है इस साल वो कितनी हो गई है? 53.5 मिलियन पाउंड की। विंबलडन के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों, यह लंदन, इंग्लैंड में आयोजित होता है। 1877 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका आयोजन करवाता है कौन? ऑल इंग्लैंड लॉन टेनिस एंड क्रिकेट क्लब। और यह ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है, यानी कि इसका जो कोर्ट होता है वो घास वाला कोर्ट होता है और यह घास पर खेला जाने वाला एकमात्र ग्रैंड स्लैम है और ये काफ़ी पुराना है, लगभग 146 साल पुराना है। इस टूर्नामेंट में सभी खिलाड़ी सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, ये इसकी विशेषता है। इसको पुरुषों में सबसे ज़्यादा बार जीता है रोजर फेडरर ने 8 बार और महिलाओं में जीता है मार्टिना नवरातिलोवा ने 9 बार। ठीक है, इस पॉइंट को नोट कर सकते हैं। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं टेनिस से रिलेटेड। जैसे अभी ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 हुआ है ना, तो इसमें विजेता कौन बने थे? जेनिक सिनर, जो कि इटली के हैं, तो इन्होंने पुरुष वर्ग में जीत हासिल की है। महिला एकल की विजेता थी मेडिसन की, जो कि अमेरिका की हैं। फ्रेंच ओपन 2025 की बात कर लेते हैं, जो अभी हाल ही में हुआ है। तो इसमें पुरुष एकल के विजेता हैं कार्लोस अल्कराज, जो कि स्पेन के हैं, और महिला एकल की विजेता हैं कोको गॉफ, जो कि अमेरिका की हैं। अगला क्वेश्चन है, WEF जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? आंसर हो जाएगा 131। तो अभी दोस्तों WEF जेंडर गैप इंडेक्स 2025 जारी किया गया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी WEF के द्वारा। तो इसमें भारत की रैंक है 131, जबकि पिछले साल भारत की रैंक 129 रही है। इस इंडेक्स में लैंगिक समानता का आकलन किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें ये देखा जाता है कि किस देश में लैंगिक समानता सबसे ज़्यादा है। लैंगिक समानता का मतलब ये है कि महिलाओं और पुरुषों के बीच में कितना गैप है ये देखा जाता है। तो 3-4 मापदंड होते हैं जिसके आधार पर इसका आकलन किया जाता है, फिर ये रिपोर्ट जारी की जाती है। टॉप 5 देश कौन है? आइसलैंड पहले, फिनलैंड दूसरे, नॉर्वे तीसरे और UK चौथे और 5वें स्थान पर कौन है? न्यूजीलैंड। दोस्तों एशिया की स्थिति की बात करें तो बांग्लादेश 24वें नंबर पर है, नेपाल 125वें, श्रीलंका 130वें, भारत 131वें, भूटान 119वें, मालदीव
138वें और पाकिस्तान 148वें स्थान पर है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी WEF की बात करें तो इसकी स्थापना 1971 में क्लॉस श्वाब के द्वारा की गई थी। मुख्यालय इसका कोलोग्नी स्विट्जरलैंड में है। इसका उद्देश्य है वैश्विक, क्षेत्रीय और औद्योगिक नीति निर्माण में सहयोग करना। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के लिए किस शहर को नॉमिनेट किया गया है? तो आंसर हो जाएगा इसका लखनऊ। तो दोस्तों, लखनऊ को यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के लिए भारत की ओर से नॉमिनेट किया गया है। अभी केवल इसको नॉमिनेशन मिला है, अभी फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ है, इस बात को आप याद रखिएगा। लखनऊ का जो ये नॉमिनेशन हुआ है, यह वहाँ के व्यंजन परंपरा और समृद्ध पाक विरासत को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने के लिए मिला है। ठीक है, ये यानी कि वहाँ का जो व्यंजन है वो काफ़ी फेमस है, वहाँ पर जो पाक विरासत है वो भी काफ़ी वैश्विक स्तर पर प्रसिद्ध है। तो इसके लिए लखनऊ को ये नॉमिनेशन मिला है। अगर लखनऊ को ये मान्यता मिल जाती है तो हैदराबाद के बाद भारत का यह दूसरा शहर होगा जिसको ये सम्मान मिलेगा। बात कर लेते हैं यूनेस्को की। तो दोस्तों, यूनेस्को को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन बोला जाता है। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी। मुख्यालय इसका पेरिस, फ्रांस में है। सदस्य देश हैं 194, 12 इसके सहयोगी सदस्य हैं। इसका प्रमुख कार्य है विश्व धरोहर स्थलों की पहचान करना, उनका संरक्षण करना, शिक्षा को बढ़ावा देना, संस्कृति और परंपराओं का संरक्षण करना। अच्छा दोस्तों, एक पॉइंट और याद रखिएगा कि 2020 से लेकर 2024 तक भारत में कितने नए यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बने हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो देखिए, 2021 में धौलावीरा बना था, ये गुजरात में है। 2021 में काकतीय रुद्रेश्वर जो रामाप्पा मंदिर है वो बना था, ये तेलंगाना में है। 2023 में होयसला के स्मारक इसमें शामिल किए गए थे जो कि कर्नाटका में है। 2023 में शांति निकेतन को भी शामिल किया गया था, ये पश्चिम बंगाल में है। और 2024 में मोइदम को शामिल किया गया है जो कि असम में है। ठीक है, तो ये 2020 से लेकर 24 के बीच में ये यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2025 किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका ला कैवेलरी, फ्रांस में। तो ला कैवेलरी फ्रांस में जो शक्ति अभ्यास है ये होगा भारत और फ्रांस के बीच में। चलिए इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो शक्ति अभ्यास 2025 का जो आयोजन होगा ये 18 जून से 1 जुलाई 2025 तक होगा और इसका आयोजन होगा ला कैवेलरी, फ्रांस में। इस बार इसका 8वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है और इसका उद्देश्य है संयुक्त सैन्य क्षमता में वृद्धि करना। भारत और फ्रांस के बीच यह शक्ति सैन्य अभ्यास पहली बार 2011 में आयोजित किया गया था और अब 2025 में इसका 8वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। 2024 में इस अभ्यास का जो आयोजन है यह मेघालय राज्य में किया गया था। तो एक साल होता है ये इंडिया में, एक साल फ्रांस में होता है। तो 2024 में हुआ था इंडिया में और अब इसका अगला संस्करण जो है वो कहाँ हो रहा है? फ्रांस में हो रहा है। दोस्तों, फ्रांस की बात करें तो फ्रांस जो है यूरोप महाद्वीप का एक देश है। कैपिटल इसकी पेरिस है। राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन, करेंसी है यूरो और पीएम है फ्रांसवा बायरू। और दोस्तों, यहाँ पर कुछ अभ्यास आयोजित किए जाते हैं भारत और फ्रांस के बीच में, जैसे शक्ति अभ्यास, इसको तो अभी हमने डिस्कस ही किया है। वरुण अभ्यास और गरुड़ अभ्यास भी आयोजित होता है भारत और फ्रांस के बीच में। कुछ और अन्य अभ्यास डिस्कस करते हैं, जैसे गरुड़ शक्ति अभ्यास भारत इंडोनेशिया, सूर्य किरण भारत नेपाल, मित्र शक्ति श्रीलंका और भारत, अजय वॉरियर ब्रिटेन और भारत, नसीम अल बहर ओमान, समुद्र शक्ति इंडोनेशिया और अल नगाह ओमान, धर्म गार्जियन जापान और मालाबार अभ्यास भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच होता है। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किस स्थान पर सीमा पर्यटन गतिविधियों का शुभारंभ किया है? आंसर हो जाएगा सिपकीला। तो हिमाचल प्रदेश में एक प्रसिद्ध दर्रा है जिसका नाम है सिपकीला। तो वहीं पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अभी हाल ही में सीमा पर्यटन गतिविधियों का शुभारंभ किया है। तो दोस्तों, सिपकीला में पर्यटन प्रतिबंधों में ढील दी गई है, जिससे अब जो टूरिस्ट होंगे वो सिपकीला तक पहुंच सकेंगे और सिपकीला की जो प्राकृतिक सुंदरता है उसका आनंद ले सकेंगे। तो सिपकीला पहली बार पर्यटकों के लिए खोला गया है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो आपको ये याद रखना है कि जो सिपकीला है ये हिमाचल प्रदेश में है और अभी ये पर्यटकों के लिए खोला गया है। सिपकीला की बात करें तो यह हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में स्थित है और इसकी जो ऊंचाई है यह लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है
और इसके ऐतिहासिक महत्व की बात करें तो यह भारत और तिब्बत के बीच प्राचीन व्यापार मार्ग रहा है। ठीक है, तो अब ये पर्यटकों के लिए भी खोल दिया गया है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू, जो कि कांग्रेस पार्टी के हैं। भारत के कुछ प्रमुख दर्रों की बात करते हैं तो बनिहाल दर्रा ये जम्मू कश्मीर में है, ये जम्मू और श्रीनगर को जोड़ता है। जोजिला दर्रा लद्दाख और जम्मू कश्मीर में है, श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। खारदुंग ला दर्रा लद्दाख में है, यह दुनिया के सबसे ऊंचे मोटरेबल पास में से एक है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, कुल्लू और लाहौल स्पीति को जोड़ता है। सिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश में भारत और तिब्बत के बीच व्यापारिक मार्ग रहा है। बारालाचा दर्रा ये हिमाचल प्रदेश में है, मनाली लेह मार्ग पर। नाथुला दर्रा सिक्किम में है, भारत और तिब्बत के बीच ये व्यापारिक मार्ग रहा है। जलेपला सिक्किम में है, भारत तिब्बत मार्ग अब इसका कम उपयोग हो रहा है। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में है, कैलाश मानसरोवर यात्रा का मार्ग है। माना दर्रा उत्तराखंड में है, भारत तिब्बत सीमा पर है। बोमडेला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है, ये तवांग जाने का मार्ग है। और दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है, यह भारत म्यांमार सीमा पर है। ठीक है, तो ये प्रमुख दर्रे जो हैं नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की लोकपाल का कौन सा नया आदर्श वाक्य अपनाया गया है? आंसर हो जाएगा नागरिकों को सशक्त बनाएं, भ्रष्टाचार को उजागर करें। तो ये नया मोटो है भारत के लोकपाल का। दोस्तों, भारत के लोकपाल का नया आदर्श जरूर याद रखिएगा, क्या है? नागरिकों को सशक्त बनाएं, भ्रष्टाचार को उजागर करें। बात करते हैं लोकपाल की, तो लोकपाल एक स्वतंत्र भ्रष्टाचार विरोधी संस्था है। इसकी स्थापना 2013 में हुई थी और यह सरकारी अधिकारियों और नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच करता है। प्रधानमंत्री, मंत्री, सांसद सरकारी अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच कर सकता है। और आपको याद रखना है कि वर्तमान में भारत के लोकपाल कौन है? अजय मानेकराव खानविलकर। ठीक है, जिन्हें आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए भारत की कुछ विभिन्न संस्थाओं के आदर्श वाक्य देखते हैं। जैसे भारत सरकार का सत्यमेव जयते, लोकसभा का धर्मचक्र प्रवर्तनाय, उच्चतम न्यायालय का यतो धर्मस्ततो जया और भारतीय थल सेना का सेवा अस्माकम धर्मः और भारतीय वायुसेना का नवः स्पर्शम दीप्तम, भारतीय नौसेना का सम नो वरुणा। ठीक है, तो ये आदर्श वाक्य कभी एग्जाम में आते हैं, तो इनको भी आप नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, साल्मोनेला बैक्टीरिया का प्रकोप किस देश में फैला हुआ है? आंसर हो जाएगा अमेरिका। तो दोस्तों, अमेरिका में अभी हाल ही में साल्मोनेला बैक्टीरिया का प्रकोप फैला हुआ है, जिसके कारण वहाँ पर कुछ मौतें भी हो गई हैं। तो अमेरिका का जो कैलिफोर्निया, नेवादा, एरिजोना, कोलोराडो ये सभी शहर हैं, यहाँ पर इस बैक्टीरिया का प्रकोप देखा गया है और इसके कारण कुछ मौतें भी हुई हैं अमेरिका में। दोस्तों, ये जो साल्मोनेला बैक्टीरिया है, यह अंडे, टमाटर, प्याज और खीरे के माध्यम से फैलता है। और दोस्तों, यह एक हानिकारक बैक्टीरिया है जो खाद्य पदार्थों के माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है। इसके कारण दस्त, बुखार, पेट दर्द, उल्टी और डिहाइड्रेशन जैसी स्थिति बनती है। और दोस्तों, यह कमज़ोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोगों को अटैक करता है, जिसमें बच्चे और बुजुर्ग अधिक मात्रा में शामिल होते हैं। दोस्तों, अब हम बैक्टीरिया से होने वाले रोग डिस्कस करेंगे। जैसे हैजा जो है वो विब्रियो कॉलेरी से फैलता है। तपेदिक माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक बैक्टीरिया से फैलता है। निमोनिया डिप्लोकोकस न्यूमोनियाई के माध्यम से फैलता है। प्लेग यर्सीनिया पेस्टिस के माध्यम से फैलता है। डिप्थीरिया कॉर्नी बैक्टीरियम के माध्यम से फैलता है। टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी के माध्यम से फैलता है। और टिटनेस ये फैलता है क्लोस्ट्रीडियम टिटानी से। और सिफिलिस रोग जो है वो ट्रेपोनेमा पैलिडम से फैलता है। ठीक है, तो ये हैं बैक्टीरिया से होने वाले कुछ प्रमुख रोग। चलिए दोस्तों, कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन का 180वां अध्यक्ष चुना गया है? श्रीनिवास मुक्कमला को। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस प्रत्येक वर्ष का मनाया जाता है 12 जून को। हाल ही में चर्चा में रहा फूगो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? ग्वाटेमाला। सियामी फायरबैक किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है, जिसे हाल ही में उत्तराखंड के रानीखेत के जंगलों में देखा गया है? थाईलैंड। फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशंस ब्यूरो ने LIC के CEO और MD के रूप में किसे चुना है? R दोराई स्वामी। और उस्ताद गुलाम
नबी साहब किस क्षेत्र से संबंधित एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे जिनका निधन हो गया है? संगीत। सेबी चेक नामक एक नया टूल किस संस्था के द्वारा लॉन्च किया गया है? सेबी। टाइगर क्लॉ अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ है? अमेरिका। किस प्रसिद्ध मंदिर में 270 वर्षों के बाद महाकुंभाभिषेकम का आयोजन हुआ है? श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर। और एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के डिप्टी सीईओ कौन बने हैं? मोहम्मद आरिफ खान। दोस्तों, आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में भारत में सबसे बड़ा, छोटा, लंबा, ऊंचा प्रथम डिस्कस करेंगे। तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न। स्थापना 1954 में हुई थी। भारत की सबसे ऊंची चोटी है K2, ठीक है, जिसकी ऊंचाई लगभग 8,611 मीटर है। भारत का खारे पानी की सबसे बड़ी झील है चिल्का झील, ये उड़ीसा में है। भारत का सबसे बड़ी झील ताज़े पानी की कौन है? वूलर झील, जो कि जम्मू कश्मीर में है। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है थार, ये राजस्थान में है। भारत का सबसे लंबा समुद्र तट कौन है? मरीना बीच, चेन्नई। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन है? माजुली, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर है। भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन है? मासेन राम, मेघालय। और भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? गंगा नदी। और भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन है? गोविंद सागर, जो कि भाखड़ा नागल कहलाती है। दोस्तों, आज आपके लिए क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में आप हमें ज़रूर बताएं। दोस्तों, आप हमारे ऐप को इंस्टॉल कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो यहाँ पर आपको मंथली करेंट अफेयर्स, ईयरली करेंट अफेयर्स, हाफ ईयरली करेंट अफेयर्स की बुक मिल जाएगी।